आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है एवनफील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जिनसी ज्यादती के मुजरिमान के लिए कौन सी सजा जराइम को कम कर सकती है। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका। और फिर आलमी यौम जमहूरियत पर वजीर आजम मीडिया से शिकवा कुना क्यों है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। गुज़श्ता 10 माह से लंदन में मुकीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मुश्किलात बढ़ रही हैं। इस वक्त हमारे पेश नज़र दो मंजरनामे हैं। एक मंजरनामा वो है कि जिसमें नवाज शरीफ एवनफील्ड अपार्टमेंट से निकलकर चहलकदमी करते कॉफी शॉप और रेस्टोरेंट्स पर खानदान वालों के साथ और फिर लंदन की मारूफ सड़कों पर बरसती बारिश हो, यानी 12 बरस रही हो, उस वक्त भी अपने साहबजादे के साथ छतरी तले एंजॉय करते पाए जाते हैं। यूं लगता है कि वो मरीज जिसके प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर चुके थे, जिसके दिल की शरियानें बंद थी, जिसके दिमाग को खून सप्लाई करने में मुश्किलात थी, जिसका ब्लड प्रेशर और मुतफर्रिक आर्ज़े जान के दर पे थे, अब वो खतरे के स्याह बादल शायद छट चुके हैं। यानी ये एक मंजरनामा है, तस्वीर का एक रुख है। अब जिक्र करते हैं मंजरनामे का जो दूसरा मंजर है, पाकिस्तान की अदालतों और सियासी बयानात का मंजर है। सबसे पहले तस्करा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 22 सितंबर को हाजिरी के लिए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल बेंच ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत की जानिब से आज इश्तिहारी मुलजिम की दरख्वास्त पर समाअत की कानूनी पोजीशन पर दलाइल तलब किए गए थे। अदालत ने इस्तफसार किया था कि क्या किसी एक केस के इश्तिहारी मुलजिम की दूसरे केस में दरखास्त सुनी जा सकती है। ख्याल रहे कि नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने पहले से इश्तिहारी करार दिया हुआ है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि नवाज शरीफ लंदन में है और पाकिस्तान वापस आने की पोजीशन में नहीं है। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर करने से मना कर रखा है। शरीफ ने वाज़ेह तौर पर अपनी दरखास्त में कहा है कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने सफर की इजाजत दी तो वो पहली फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले ने सर्जरी नहीं कराई, ना ही अस्पताल दाखिल हुआ। नवाज शरीफ के मेडिकल सर्टिफिकेट एक कंसल्टेंट की राय है जो किसी अस्पताल की तरफ से नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का यह भी कहना था कि अभी तक किसी अस्पताल ने नहीं कहा कि हम कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को दाखिल करके इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जमानत का हुक्म खत्म हो चुका है, जिसके अपने असरात हैं, इसके अपने इंप्लीकेशंस होंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी है और यह तस्लीम शुदा हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है कि अदालत में पेश नहीं हुए हैं। ख्वाजा हारिस का यह भी कहना था कि यह बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ सवाल यह है कि क्या वो वापस पाकिस्तान आने की पोजीशन में है या फिर नहीं है। हमने नवाज शरीफ के मेडिकल सर्टिफिकेट दिए हैं। नैब और वफाकी हुकूमत ने इन मेडिकल सर्टिफिकेट्स की तरदीद में कुछ पेश नहीं किया। अदालत का कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक मामला लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत है। इस कोर्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं मांगी गई। जमानत एक मखसूस मुद्दत के लिए थी और शायद ये बात लाहौर हाई कोर्ट को नहीं बताई गई। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमारे सामने सिर्फ एक सवाल है कि जमानत दी थी जो खत्म हो गई है, अब हम क्या करें। साबिक वजीर आजम की वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर लीगी रहनुमाओं ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। यानी ये तो अदालती प्रोसीडिंग्स थी, इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। नवाज शरीफ साहब की हेल्थ कंडीशन को जो हमारी तशखीस करदा नहीं है, वजीर आजम के वफाकी मुशीर सेहत का इस्तीफा कौम के सामने पेश करें, जिन्होंने उनकी सेहत की तस्दीक की। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद साहबा का इस्तीफा पेश करें, जिन्होंने उसकी तस्दीक की। वजीर आजम इमरान खान का इस्तीफा पेश करें, जिन्होंने काबीना को बताया कि मैंने जाती तौर पे तस्दीक की है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत इस कदर अबतर है कि उन्हें मुल्क से बाहर भेजना जरूरी है। जब आपकी तशखीस दुरुस्त थी और आपने जिम्मेदारी के साथ फैसले किए, अब आपको जो उबाल उठ रहा है वो इस बात का उठ रहा है जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बयानात आते हैं वजीर आजम के। आप अंदाजा कीजिए इनकी संगदली का।
एक शख्स जो 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहा हो उसको सजा देने के लिए जज को हुकूमत ने ब्लैकमेल किया, सजा दिलवाई, फिर आम आदमी को कहां से इंसाफ मिलेगा। नवाज शरीफ की सेहत और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। तो नवाज शरीफ की 4 सफ़ात पर मुश्तमिल नई मेडिकल रिपोर्ट्स उनके वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन में रहने और सफर से इज्तिनाब करने की तजवीज़ दी है। यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ कोरोना से बचाव के लिए हुजूम वाले मकामात पर ना जाएं, उनको अपनी उम्र, पेचीदा बीमारियों की वजह से और कोरोना के हवाले से आम आदमी से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है कि नवाज शरीफ के मुताबिक वो पाकिस्तान की जेल में तन्हा कैद थे और उनकी हालत वहां ज्यादा खराब हुई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को हिदायत की है कि वो मामूल की चहलकदमी जारी रखें। वो हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज हैं, उनके दिल के इलाज के लिए तमाम इकदाम करने की जरूरत है, जबकि कोरोना की वजह से नवाज शरीफ समेत कई मरीजों के इलाज में खलल आया है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल की शरियानें खोलने के लिए जल्द ही वक्त मुकर्रर किया जाएगा और उनके प्लेटलेट्स का इलाज दिल की बंद शरियानें खोलने के अमल के बाद किया जाएगा। अब एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से साबिक वजीर आजम के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए हैं, दूसरी जानिब उनकी सेहत के हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट्स जमा हो गई हैं। आज वजीर इत्तलात शिबली फराज ने साबिक वजीर आजम के हवाले से फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। वो इस फैसले पर किस तरह रद्द-ए-अमल दे रहे थे, उन्होंने किन तासुरात का इजहार किया, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। नवाज शरीफ का जी तो फैसला आपने सुन लिया है, तो अब उनको अगर थोड़ा सा भी कानून की पासदारी अगर उनको है, मेरा ख्याल है कि ये लोग जो है ना, ये जेल में ये रह नहीं सकते हैं। काम इनके जेल में रहने वाले हैं और इनका जो फिर जब आता है अमल तो कम से कम उसमें फिर ये बिल्कुल सिफर हैं, ये फिर भागने की करते हैं, भागे हुए हैं। बाकी जो रह गए हैं वो भी भागना चाह रहे हैं। जो हमजा शरीफ हैं वो भी अस्पताल आना चाहते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का केस किस हद तक वीक हुआ है, इस हवाले से बात करने के लिए इस तमाम तर मामले के कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार माहिर कानून आरिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त है वो मुस्तरद करते हुए उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। सर, इससे पहले तोशाखाना रेफरेंस में उनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला है उसके बाद साबिक वजीर आजम के पास क्या कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं? आरिफ चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब के पास कानूनी ऑप्शन इसके अलावा कोई और मौजूद नहीं है कि वो तशरीफ ले आएं और अदालत में पेश हो जाएं इससे पहले कि इश्तिहारी उन्हें बाकायदा करार दे दिया जाए। तो मसला यह है कि चूंकि अगर वो नहीं आते तो अपील तो उनकी जो है वो डिसमिस हो जाएगी और ये सज़ा जो है ये फाइनलिटी अटेन कर लेगी और उसका मतलब ये होगा कि वो ज़िंदगी भर इस सज़ा के साथ वक्त गुजारेंगे। और या फिर उस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसका माजी में जैसे हुआ, कोई ऐसी बिल्कुल हालात सियासी बदल जाए और बिल्कुल उनकी मर्ज़ी की सारी सूरत हाल पैदा हो जाए और इफ्तिखार चौधरी साहब जैसी यानी कैफियत आए और वो फिर उनकी अपील जो है वो टाइम बार्ड और ये सारी चीजें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन पर साबिक वज़ीर आज़म के पास ये हक मौजूद नहीं है कि वो अपर फॉरम से रुजू कर सके या इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए? सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए भी शर्त पहले यही है कि वो सरेंडर करें, क्योंकि ये जो बेल थी कोई ऐसा ऑर्डर चैलेंजेबल है नहीं। उसकी वजह यह है कि ये जो 8 हफ्तों की बेल दी गई थी इलाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें ये शर्त दर्ज थी कि आइंदा अगर आपने कोई एक्सटेंशन देनी है तो उसके लिए पंजाब हुकूमत से रब्ता करना है और पंजाब हुकूमत को आपने वो रिपोर्ट्स फराहम करनी है जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि आप इस हालत में हैं कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते और आपका इलाज वहाँ पर ज़रूरी है, आपकी कंडीशन प्रिकैरियस हो रही है। इस तरह की कोई रिपोर्ट वहाँ पेश नहीं की गई और इस वजह से जब पंजाब ने गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया, एक्सटेंशन से इनकार कर दिया, तो उसके बाद उनके पास चारा जो यही हो सकती थी कि अगर वो गलत फैसला था तो उसे हाई कोर्ट में चैलेंज करते। हाई कोर्ट के पास तो उनका कोई मसला पेंडिंग था नहीं। और अभी जो फ्रेश रिपोर्ट्स हैं वो भी जमा कराई गई है जिस पर डॉक्टर लॉरेंस के दस्तखत हैं। तो इन रिपोर्ट्स की रोशनी में उनकी इस वक्त प्ली ये है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म की सेहत इजाजत नहीं देती है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए उनका आना मुमकिन नहीं है। आरिफ चौधरी साहब, ऐसी बात अगर होती तो सुप्रीम हाई कोर्ट जो है वो इससे मुतमिन हो जाती, क्योंकि हाई कोर्ट ने उन्हें मौका दिया था कि आपके पास टाइम है, आप सेटिस्फाई करें कोर्ट को।
तो कोर्ट में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किया जो वो डॉक्टर की ओपिनियन है, और डॉक्टर की ओपिनियन भी अमेरिकन डॉक्टर की ओपिनियन, जिसके ऊपर कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि आप इलाज जो है वो करवा रहे हैं, उस टेलीफोन पे करवा रहे हैं। तो मामला यह है कि कोर्ट्स इस तरह नहीं है, वैक्यूम में फैसला नहीं करते और इस तरह यानी कंजेक्चर्स और सरमाइजेस में फैसला नहीं करते। कोर्ट्स के सामने आपको डेफिनेट किस्म की एविडेंस लानी, और उसका तरीक़ेकार तय कर दिया गया था कि वो रिपोर्ट्स जानी थी वहाँ से हाई कमीशन के जरिए, और हाई कमीशन के जरिए रिपोर्ट्स आनी थी पंजाब गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल चौधरी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने ये भी बाउंड किया था कि विफाक एक नुमाइंदा तैनात करेगा, वो नुमाइंदा जाके वहां पर डॉक्टर से मिलेगा या पेशेंट से मिलेगा और उसके बाद वेरीफाई करेगा कि पेशेंट की इस वक्त सिचुएशन कैसी है, क्या वो क्रिटिकल है या इस काबिल है कि वतन वापस आ सकते हैं। तो जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि वहां पर कोई नुमाइंदा हाई कमीशन का भी नहीं पहुंचा, उनसे रुजू नहीं किया गया, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की है, तो क्या इस ल्यू के अंदर, इस पर्सपेक्टिव में हुकूमत का क्लेम ठीक है, या जो बेल रिजेक्शन थी वो फिर ठीक मानों में की गई, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म तो यहां पर भी नहीं माना गया सर? नहीं, बात ऐसी नहीं है। मैं आपको एक अर्ज करूं कि नुमाइंदे की जरूरत तब आती अगर कोई कंटेस्ट होता, यानी वहाँ से तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अगर वो रिपोर्ट देते और रिपोर्ट को ना माना जाता, फिर उसके बाद ज़रूरत होती कि कोई जाके इंडिपेंडेंट नुमाइंदा जो है उसको चेक करे। मामला तो बुनियादी तौर पर यह है कि कोई आज तक कोई ऐसी यानी मेडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने लाई नहीं गई जो कन्विंसिंग हो और जिससे ये साबित हो सके कि नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो ट्रैवल कर सके। चूँकि असल मामला तो नवाज शरीफ के उनकी मूवमेंट से नज़र आ रहा है कि ना वो किसी अस्पताल में दाखिल हुए हैं, ना किसी डॉक्टर के ज़ेरे इलाज है, वो अपने तौर पर जो फिर रहे हैं, चल रहे हैं, जो मूवमेंट जिस तरह की कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। और कोई आरिफ चौधरी साहब, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वजह से उन्होंने उसमें अपीलें मुस्तरद हुई हैं, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की गई है, लेकिन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इश्तिहारी करार नहीं दिया है। इससे पहले जो तोशाखाना रेफरेंस में वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाती है, मफरूर या इश्तिहारी करार दिया जाता है साबिक वज़ीर आज़म को, तो फिर उनकी मुश्किलात किस हद तक बढ़ जाएंगी चौधरी साहब? देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात तो उस वक्त बन गई जब अपील उनकी डिसमिस जब हो जाएगी, और अपील डिसमिस उस वक्त हो जाएगी जब वो आते नहीं हैं, क्योंकि अपील की डेट जो है वो आगे लगी हुई है, ग़ालिबन 23 है। जिस दिन अपील में उन्होंने पेश नहीं होना, उस हाजिर नहीं होना, तो उस दिन अपील इस बुनियाद पर डिसमिस हो जाएगी। अपील अगर डिसमिस हो जाती है तो नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात बढ़ने की क्या बात आप करते हैं, फिर मुश्किलात ही मुश्किलात है, फिर उसके बाद उनके पास कोई रास्ता रह नहीं जाता। तो बेहतर यही था कि वो नवाज शरीफ साहब जिस तरह पहले आए थे, और उस वक्त भी वो अपनी बीमार बीवी को छोड़कर सिर्फ इसलिए आए थे कि उन्होंने अपील फाइल करनी थी, वरना विद इन टाइम अपील ना फाइल करने की बुनियाद पर वो अपील टाइम बाहर हो जाती और उसके बाद वो कर नहीं सकते थे। आज भी उन्हें यह चाहिए था कि उनका बड़ा मजबूत केस है, और जिस तरह वो बार बार कहते हैं कि जनाब वो जो जज जिसने सजा दी थी उसको भी नौकरी से निकाल दिया गया, तो इन हालात में तो उन्हें चाहिए था कि अपना केस आके अदालत के सामने पेश करते। थोड़ी देर उन्हें ज्यादा जेल में गुजारनी पड़ती ना, लेकिन अल्टीमेटली वो मुस्तकिल तौर पर उन्हें रिलीफ मिल जाता, आज़ाद हो जाते। लेकिन बातें कुछ और हैं जिस वजह से, और उन्हें भी इस बात पे यकीन नहीं है कि उनकी वो सजा खत्म हो सके, इस वजह से वो नहीं तशरीफ ला रहा है। आपको लगता है कि जो जमानती है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है, खुद कोर्ट कर सकती है, या उसके लिए भी हुकूमत को कोर्ट में से रुजू करना जरूरी है? मैं आपको अर्ज करूं कि आज खुद कार्रवाई तो अदालत करेगी नहीं, चूंकि सुओ मोटो नोटिस का वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हाई कोर्ट में, और इसे डेप्रिकेट भी किया है। चूंकि कोई मुतलका फरीक जो है वो जाएगा, और मुतलका फरीक हुकूमत है, हुकूमत वफाकी हुकूमत, उसे जाना चाहिए, वहाँ जाके एप्लीकेशन देनी चाहिए कि ये अंडरटेकिंग वाले, चूँकि जमानत वरना हुकूमत गवर्नमेंट चाहिए तो ये था कि अदालत जो थी वो बाकायदा उनसे बांट देती, चूँकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल पेश कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने साबिक सदर मुशर्रफ के केस के हवाले से भी एक रेफरेंस दिया। उनका कहना है कि उनका ट्रायल इन एब्सेंशिया वो भी चलता रहा, उसमें वकील को पेश होने की जो है इजाजत दी गई थी कोर्ट की तरफ से। तो आपको नहीं लगता कि ये एक जायज रेफरेंस था, और अगर उसको उसके पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यहां पर भी ऐसा मुमकिन हो सकता था? यहां सजा हो गई, वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ सजा होने के बाद
अपील जो यानी अदालत ने एक फैसला किया, उस फैसले की रोशनी में जो मुलजम थे वो चले गए मुल्क से बाहर, और उसने वो अदालत में पेश होने की बजाय अब वो इन एब्सेंशिया चाहते हैं कि उनकी अपील सुनी जाए। इस केस का कतई नेक्सस उसके साथ नहीं बनता। ये केस इन्हें अपने तौर पर एस्टैब्लिश करना था उन्हीं लाइनों पे जो लाइनें और जो खतूत मुतय्यन किए थे हाई कोर्ट ने खुद अपने फैसले में। जब अगर आप अदालत की उन ऑर्डर्स की तौकीर नहीं करते तो अदालत आपको क्या रिलीफ देगी? अदालत रिलीफ उसी शख्स को देती है जो अदालत का एहतराम करता है और एहतराम का। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपका। आरिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे और कानूनी तौर पर उन्होंने अपने इस केस को पेचीदा कर लिया, वो ये कह रहे हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त क्या कानूनी ऑप्शन है, क्या राय इख्तियार की जाएगी, इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज साहब आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किन लाइंस पर सोच रही है, आपके पास क्या ऑप्शन मौजूद है? अली परवेज साहब बहुत शुक्रिया रेहान मियां, आपने मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर लिया। देखिए, मैं आपके सवाल के जवाब के ऊपर बिल्कुल आ जाता हूं, पर उससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं जिसने अदलिया की बहाली के लिए बहुत सी एफर्ट्स किए हैं और वी होल्ड दी जो कोर्ट्स इन हाईएस्ट एस्टीम। तो आप ये तो मतलब एज ए पॉलिसी हम आपके सामने मैं पेश करना चाह रहा था। अब देखें, जहां तक ये फैसला आया है, ये यकीनन हमारी पार्टी के लिए मायूस कुन है, क्योंकि इसमें जो एक चीज जो हमारी नजर में बिल्कुल इग्नोर कर दी गई है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में, क्योंकि वो आप जानते हैं कि यहाँ के डॉक्टर्स ने उनकी सेहत के ऊपर किस तरह से अपनी ओपिनियन दी है। आप ये भी जानते हैं कि लंदन के तकरीबन 5 अस्पतालों ने अपनी रिपोर्ट दी है और उनको डिक्लेयर किया है अनफिट फॉर ट्रैवल। और अगर डॉक्टर्स उनको कहते हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इस चीज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने फैसले के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था और इस चीज की कंसेशन उनको देनी चाहिए थी। भाई साहब देखिए, वो मेडिकल रिपोर्ट्स यकीनन कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की गई हैं, लेकिन उसमें कोर्ट की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन सामने आया है वो ये है कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स एक कंसल्टेंट की हैं जो उनके तिब्बी नॉलेज हैं, यकीनन वो अब उसके ऊपर सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, किसी हॉस्पिटल की तरफ से उस पर कोई वेरिफिकेशन या स्टैम्प्ड नहीं है। और फिर देखा यह गया है कि जैसे साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीरें आती हैं लंदन की सड़कों पर चहलकदमी करते हुए रेस्टोरेंट्स पर, तो उससे एक तासुर उभरता है जो यकीनन हुकूमत का भी तासुर है कि वो बिल्कुल ठीक है लेकिन वतन वापस नहीं आना चाहते हैं। रेहान मियां, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने 5 अस्पतालों की रिपोर्ट्स जमा कराई हैं, जिसमें से रॉय एक हॉस्पिटल है और थॉमस एंड गाय एक हॉस्पिटल है। और इस तरह अगर आप चाहेंगे मैं आपको वो सारी रिपोर्ट्स प्रोवाइड भी कर दूंगा। और वो मेरे ख्याल से डॉक्टर की बात कर रहा हूं जो लाहौर, मैं उन रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं जो लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी प्रोड्यूस की गई हैं। यकीनन ये लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन था उनको बाहर जाने वाला। वहां पर जो मैं तो रिसेंट रिपोर्ट्स की आपको बात कर रहा था, पर बात ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या लाहौर हाई कोर्ट ने जब उनको बाहर जाने की परमिशन दी तो उन्होंने एक प्रोसेस कि उनकी कंडीशन, उनकी हेल्थ को किस तरह से इवैल्यूएट करना है वो भी तय किया था। तो इनको अगर कोई खदशात थे स्टेट को, तो जब इन्होंने बेल को एक्सटेंड नहीं किया तो उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने के लिए खुद भी कोई ना कोई कमिश्नर को जिस तरह से तय किया था उसके थ्रू अपनी तसल्ली करा लेते। हम तो इन चीजों को इसी तरह डिस्कस कर सकते हैं ना जो हमारे सामने फैक्ट्स मौजूद हो। अच्छा, उसमें एक और पॉइंट है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस सादा सी बात है कि जिस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जब हुकूमत ने बेल रिजेक्ट कर दी और हुकूमत ने कहा कि जितने देर के लिए गए थे उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया? सर, बड़ा सादा सा मामला था, आप लाहौर हाई कोर्ट जाते और वहां से फिर आपको रिलीफ मिल जाता। देखें, उसके अंदर क्योंकि कोर्ट ने एक प्रोसेस तय किया था, वो प्रोसेस ही हुकूमत ने रोल नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हाई कमीशन से लोग जाएंगे और अपनी तसल्ली करेंगे। अगर वहां पे नैब जो या कोई प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी अगर उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने के लिए कोई प्रोसीडिंग्स करती तो यकीनन हम उनको चैलेंज कर लेते और कोर्ट के अंदर ये बात को ले जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर लेते। उस पर लीगल एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि अगर आप जमानत में तौसी ना करने वाला फैसला जाके कोर्ट में चैलेंज करते तो उसके बाद हुकूमत पर बाइंडिंग होता कि वो विफाक अपना नुमाइंदा जो है वहां पर भेजती जो उनके मौलिद से भी मिलती और मरीज से भी मुलाकात करता। देखें रेहान, ये तो लीगल पॉइंट्स हैं, ये तो मियां साहब की जो लीगल टीम है उसका बेहतर जवाब देगी। पर मुझे तो ये मालूम है कि मियां साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने के लिए
नैब ने या पंजाब हुकूमत ने कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की थी, और ये मामला कोर्ट के अंदर किस तरह से आया और इसके ऊपर आगे किस तरह से टैकल करना ये तो वकील तय करेंगे। पर रेहान, जो एक बुनियादी बात हमें समझने की जरूरत है, ये वो केस है जिसके अंदर अरशद मलिक साहब ने फैसला दिया था, और हमारी आला अदलिया जो है इसके अंदर अरशद मलिक साहब के ऊपर क्या बयानात दे चुकी है, वो आप बिल्कुल उनसे आपको याद दहानी मैं भी करा देता हूं अगर आप चाहेंगे। उन्होंने क्या ये नहीं कहा कि हमारे मुंह के ऊपर ये काला धब्बा है हमारी अदलिया के ऊपर, जिस तरह से अरशद मलिक साहब ने इस केस को आगे लेके चले, इस चीज की क्या अरशद मलिक साहब को एक क्रेडिट अली परवेज साहब, एक क्रेडिट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेती है और मेरा ख्याल देना भी चाहिए कि साबिक वजीर आजम अपनी साहबजादी के साथ लंदन से वापस आ गए एवन फील्ड अपार्टमेंट्स वाला जो केस था उसके अंदर अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, और साथ ही साथ नैब कोर्ट के अंदर जितनी बार वो पेश हुए हैं वो भी सैकड़ों बार उनकी समातों के अंदर वो खुद जाते रहे हैं। लेकिन अब अगर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नहीं आ रहे तो आपको क्या लगता है इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको हो रहा है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है या फिर वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है? देखें रेहान, फायदा और नुकसान तो हम उस वक्त डिस्कस करें ना जब कोई बंदा अपनी फ्री विल से कोई ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हो। क्या आप भूल गए हैं कि ताहिर शमसी साहब जो डॉक्टर पाकिस्तान की जो अपनी हुकूमत ने अपॉइंट किए थे मियां साहब को एग्जामिन करने के लिए, जब वो सर्विसेज हॉस्पिटल आए थे तो उन्होंने कहा था कि जी उनका 5% चांस ऑफ सर्वाइवल है। क्या आप भूल गए कि यहाँ के डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से बिल्कुल रिफ्रेन किया था कि जी उनका इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है? तो मुझे बताएं, एक बंदा जब मजबूरी के तहत आप खुद उसको बाहर भेजते हैं कि जाके अपना इलाज करे और वहां के डॉक्टर अभी तक अगर आपको क्लीन चिट नहीं देते कि आप वापस चले जाएं, तो मुझे बताएं वो उसका फायदा या नुकसान तो सेकेंडरी हो जाता है ना, वो कोई आउट ऑफ चॉइस तो नहीं कर रहे। और जैसे आपने कहा कि मुझे आप बता दें ऐसे रिसेंट हिस्ट्री के अंदर कितनी मिसालें मिलती हैं कि कोई लीडर अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी का हाथ थाम के इन केसेस का सामना करने के लिए वापस आ जाए जब उसकी सेहत उसको इजाजत देती हो। जो शहबाज शरीफ साहब ने भी अंडरटेकिंग दी है, मियां नवाज शरीफ साहब की भी बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब पहली फ्लाइट लेके वापस आएंगे बशर्ते ये कि उनके जो मुआलिज हैं उनको चिट दे दे, ग्रीन चिट। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान के लिए कौन सी सजा ज्यादा मौसर हो सकती है, वो कौन सी सजा है जो ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है और मुस्तकबिल में इस तरह के केसेस को रोका जा सकता है। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम ताहाल पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका है। दावों के बावजूद पंजाब पुलिस ताहाल नाकाम दिखाई दे रही है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम शफकत को आज अदालत में प्रोड्यूस किया गया, जिसे बाद 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सारे मोटरवे के बाद मुल्क भर में जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान को सजा देने के हवाले से बहस की जा रही है। आज विफाकी काबीना में भी इस मौजू पर बात की गई। काबीना अरकान ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमान को संगीन सजाएं देने के लिए कानून साजी का मुतालबा किया है। अरकान का कहना था कि जिनसी दरिंदों को सख्त और फौरी सजाएं दिलाने के लिए कानून साजी हमारी जिम्मेदारी है, जबकि वजीर आजम ने कहा कि ऐसे मुजरिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा देने के हवाले से अपोजिशन और हुकूमती मेंबरान ने खूब बहस की। आज इसी मामले की गूंज सेनेट में भी सुनाई दी। सेनेट इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी की सरेआम फांसी की सजा की मुखालिफत हुई, जबकि शेर रहमान ने यह कहा कि जिया दौर में सरेआम फांसी दी गई तो जराइम कम होने की बजाय बढ़ गए, जबकि रजा रब्बानी का कहना था कि कानून साजी से कुछ नहीं होगा, अमल दरामद नहीं होता है। इस मामले पर जो हुकूमती सेनेटर्स हैं और अपोजिशन के सेनेटर्स हैं उनकी तरफ से किस तरह लफ्जी गोलाबारी की गई, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। पूरी पार्लियामेंट सख्त कवानीन ला रही है। अगर आपने ऐसी हरकत की या सोचा भी तो आपके साथ वो होगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। पब्लिक हैंगिंग करेंगे तो मैं जनाब चेयरमैन ये अर्ज करना चाहता हूं कि पब्लिक हैंगिंग अगर आपने करनी है तो पहले आइन का आर्टिकल 12 पढ़ लें, फिर आप बात करें पब्लिक हैंगिंग की। जनाब चेयरमैन, पब्लिक हैंगिंग के साथ सोसाइटी मजीद ब्रूटलाइज होगी। जियाउल हक के दौर में ये सरेआम फांसियों की रिवायत शुरू की गई और 1981 की बात है। हर जगह रिकॉर्ड निकाल लें, सरेआम फांसियों से क्या हुआ है? कभी माशरे में जराइम कम हुए हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि सारी दुनिया में बढ़े जहां जहां हुआ है।
अब पीपल्स पार्टी की मुखालिफत के बाद चंद सवालात पैदा हो रहे हैं। क्या जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान को सरेआम फांसी दी जा सकेगी? किन किन ममालिक में इससे पहले सरेआम फांसी दी गई है और इससे इस तरह के जराइम को रोकने में कितनी मदद मिली है? मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात रोकने में कितनी मदद ली जा सकती है? इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करते हैं। दुनिया भर में 3 ऐसे ममालिक हैं जहां ज्यादती के मुजरिमान को नामर्द कर देने की सजा राइज है। इनमें इंडोनेशिया, चेक जमहूरिया और यूक्रेन शामिल हैं। इंडोनेशियन पार्लियामेंट ने अक्टूबर 2016 में कानून मंजूर किया था। चेक जमहूरिया में यह कानून 1966 में मंजूर हुआ और 85 मर्दों को नामर्द किया गया। यूक्रेन की बात की जाए तो वहां जिनसी ज्यादती के मुजरिमान को नामर्द करने की सजा का कानून जुलाई 2019 में मंजूर हुआ। हाल ही में ऐसा ही कानून नाइजीरिया में भी मंजूर हुआ, ताहम इस कानून की तौसीक होना बाकी है। 11 जून 2019 को अमरीकी रियासत अलबामा में बच्चों से जिनसी ज्यादती के मुजरिमान को नामर्द करने की सजा का कानून लागू हुआ था। सऊदी अरब में ज़िना के मर्तकब मुजरिमान को कोड़े मारने की सजा दी जाती है, ताहम गुज़श्ता अप्रैल में यह सजा खत्म कर दी गई थी। आमतौर पर सऊदी अरब में जिनसी मुजरिमान को सरेआम सर कलम करने की सजा दी जाती है। भारत में जिनसी मुजरिमान को उम्र कैद की सजा दी जाती है, जो 14 साल कैद होती है। शुमाली कोरिया की बात की जाए तो ऐसे मुजरिमान को वहां गोली से उड़ा दिया जाता है। चीन में भी नामर्द कर देने की सजा दी जाती है। इस वक्त सबसे ज्यादा सवाल जो इस वक्त जेर बहस है और जोर पकड़ रहा है वो जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान के लिए सजा के बाद ममालिक में जराइम की शरह पर काबू पाने से मुताल्लिक है। जरा आदाद शुमार आपके सामने रखते हैं कि जिन्होंने इस तरह के कवानीन बनाए हैं वहां पर किस हद तक कामयाबी मिली है। यकीनन ये बात दुरुस्त है कि सजा की बजाय रवैयों को तब्दील करना बहुत जरूरी है। इसी से माशरे को जराइम से पाक बनाया जा सकता है, मगर सजा का खौफ भी अपनी जगह पर मौजूद है। इससे भी इंसान को जराइम से दूर रखा जा सकता है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो सवाल जेर बहस है वो ये कि जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान के लिए सजा के बाद ममालिक में जराइम की शरह पर काबू पाने में किस हद तक मदद मिली है। बारकैफ जब कानून साजी की बात हो रही है, सजा के हवाले से बात हो रही है, तो पर्टिकुलरली ये जो मोटरवे ज्यादती केस है इसके सामने ये भी रखना चाहिए कि क्या इस केस के अंदर जो मुल्जिमान है उनको करार वाक़ई सजा मिल पाएगी, ये केस कितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर इसमें भी प्रोसिक्यूशन के नकाइस है जिसकी वजह से फायदा मुल्जिमान को मिल जाएगा। इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक आईजी ख्वाजा खालिद फारूक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा खालिद फारूक साहब आपके वक्त के लिए। इस वक्त एक बहस जारी है खासतौर पर साने मोटरवे ज्यादती केस को लेकर कि जिनसी ज्यादती के मुजरिमान को क्या सजा देनी चाहिए, क्या उन्हें सरेआम फांसी देनी चाहिए या फिर उनकी जिनसी सलाहियत जो है उससे उनको महरूम कर देना चाहिए। लेकिन मेरे पेश नजर जब यह मामला आता है कि जिनसी ज्यादती के केसेस में जो कन्विक्शन रेट है वो 3% से भी कम है, तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये उठता है ख्वाजा खालिद फारूक साहब कि क्या इन मुजरिमान को, इस वक्त तो मुल्जिमान, इनको सजा मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी? सर देखिए, ये डिपेंड करेगा। ये आपने सही ऑब्जर्वेशन है कि मोस्टली जो है रेप केसेस या अबडक्शन केसेस है वो अदालतों से उनकी सज़ा जो है वो बहुत कम होती है और उसकी कई वजूहात हैं। उसमें आप स्टार्ट से ले लें, तफ्तीश पुलिस की देख लें, प्रोसिक्यूशन का रोल देख लें, अदालतों के निज़ाम जो हमारा अदालती निज़ाम है, और जिस तरह ये हम फिर इंसाफ के लिए जो दर बदर फिरना पड़ता है और सालों पे ये सिलसिला जो चलता है, ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे जो है ना ये फौरी तौर पर इंसाफ जो है इन केसेस में या इस तरह के बाकी केसेस में इसी तरह ही हालत है। हमारे जो क्रिमिनल अदालती इंसाफ का जो अदालती जो है खालिद फारूक साहब, इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो जब मैं देखता हूं कि जो FIR का इंदराज हुआ है उसमें जो मुद्दई मुकदमा है वो भी मुतासरा खातून नहीं है, बल्कि उनके किसी अजीज की तरफ से ये FIR लॉन्च कराई गई और उसके बाद उनसे भी राब्ता नहीं हो पा रहा, उनके बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में जहां पर मुद्दई मुकदमा खुद मुतासरा खातून नहीं है, ऐसे में आपको लगता है कि किस तरह से केस आगे बढ़ेगा, किस तरह प्रोसीडिंग्स बढ़ेंगी और कैसे जो वाकई के मुल्जिमान हैं वो मुजरिम बनेंगे और फिर करार वाकई सजा पाएंगे? देखिए, जो आप मोटरवे केस की बात कर रहे हैं, इसके वाले से ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि वो जो जिसके साथ ज़्यादती हुई हो और वो ही खुद उसका मुद्दई बनना लाजमी होता है। FIR जो है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो एक इंफॉर्मेशन देनी है आपने मुतलका पुलिस को कि जी ये वाक़या हुआ है मेरे साथ या किसी और के साथ। ये फिर उसके बाद जो है उसके जो फिर तमाम जो असल जो है जिस पर ज़्यादती हुई है और फिर गवाहान या बाकी एविडेंस वो कलेक्ट होती है और फिर अदालत में जाती है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो मुद्दई वो नहीं था। मुद्दई आप सड़क पे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप भी इतला कर सकते हैं, तो वो को नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद जो है मुद्दईया जो असल है जिसके साथ ज़्यादती हुई है
वो उसका बयान बहुत अहमियत का हामिल है। वो सबसे अहम जो बयान हो उसी का होगा, सपोर्टेड बाय द मेडिकल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, जितनी भी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट होगी उस पर डिपेंड करेगा। इस केस में एक जो है मेरे ख्याल में कुछ प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया जो कि सियासी हुकूमत के लिए भी मसला बना, और मेरा ख्याल पुलिस की वजह से फिर पुलिस पर भी प्रेशर बहुत आ गया, क्योंकि उसमें कुछ मैं समझता हूँ कि चीज़ें हैं जो कि जिसका अब वो हमने वो एविडेंस उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही। मिसाल के तौर पर इसमें चूँकि नॉमिनेट नहीं होता अदालत, क्योंकि अननोन लोग थे इसलिए वो तो नॉमिनेट नहीं होता कि मुलजमान कौन थे। तो उसके बाद कोई सही जो है आप कहते हैं आई विटनेसेस वो भी नहीं थे, मासवाए वो हमारी मजबूर और मजलूम खातून जिसके साथ ये जुल्म किया गया, तो वो उसकी एविडेंस ही होगी, उस पर भी हो सकता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती से अदालतों में जो है निज़ाम जो है, अच्छा यहाँ पे जो है वो इसी में मैं ऐड करूंगा, ज़िमनी सवाल मेरा ये है कि जो मुतासरा खातून है, जी जो मुतासरा खातून है, यकीनन जिनके साथ ये हुआ है वो भी इस वक्त एक ट्रॉमा के अंदर है, वो एक प्रेशर के अंदर है, यकीनन एक सोशल प्रेशर भी होता है। और उसमें हमारी मालूमात ये बता रही थी कि वो खुद भी यकीनन अभी तो पेश होने के लिए राजी नहीं है, और अगर वो भी नहीं होती हैं, फिर आई विटनेसेस भी नहीं हैं, और उस तरह से एक सब्सटैंशियल एविडेंसेस भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा? नहीं वो देखे बात सुने, वो तो मुद्दईया असल जो है वो तो बयान देंगी। ये जो मैं ये समझता हूँ कि जो अक्लमंदी की गई इस केस में कि उसकी पब्लिसिटी नहीं की गई। देखें उसमें फिर जो माशरती तौर पर हमारे बदकिस्मत जो दकियानूसी जो हमारी ट्रेडिशन बनी है और लोगों की जितने मुतनी ज़ुबानें हैं, तो वो उस हवाले से उसमें जो उसकी तशहीर होनी थी उसको अवॉइड किया गया है। और मैं ज़ाती तौर पर मुझे इसका तफ्तीश का नहीं इल्म, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लाजमी तौर पर पुलिस के साथ राब्ते ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि उनके बगैर तो एविडेंस चल नहीं सकती। पब्लिक भी जानना चाह रही है कि वो कौन सी सज़ा है कि इन मुल्ज़िमान को दी जाए, वो सरेआम फांसी दी जाए, इनकी जिनसी सलाहियत से इनको महरूम किया जाए, वो कौन सी इबरतनाक सज़ा है कि इनको दी जाए? तो आप ये समझते हैं कि इस तरह के केसेस रिपोर्ट होना बंद हो जाएंगे या उसकी शरह कम हो जाएगी? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या प्रपोज करेंगे? मैं तो देखता हूँ ये तो पार्लियामेंटेरियन का काम है, लेजिस्लेचर का काम है, वो रिप्रेजेंट करते पब्लिक को दे। लेकिन मेरे ख्याल में जो असल जो चीज़ है, कानून में सज़ाएँ काफ़ी मौजूद हैं। असल में बात यह है कि ये यकीनी बनाना कि उनको सज़ा होगी और जल्दी होगी, वो हमारे निज़ाम की सबसे बड़ी ख़राबी है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डज नॉट मैटर दैट मच एज फार एज कंपेयर टू सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, यानी कि उसकी यकीनी बनाना और उसकी क्वांटिटी से उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपको ये यकीन बनाना चाहिए कि अगर मुल्ज़िम सही है तो उसको सज़ा होगी और जल्दी होगी। आपने इस निज़ाम को ठीक करना है, इस चीज़ को ठीक करना है। अगर वो ठीक करेंगे तो आपका सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। लोग वरना ये मुल्ज़िमों को पता है, वो जो प्रोफेशनल मुल्ज़िम है डकैती की और रॉबरी, ये वो उनको पता है कि क्या तरीक़ाकार है। उसने फिटनेस भी रखे होते हैं और सारे वकील भी ऐसे कई हायर कर लेते हैं, अदालती निज़ाम की भी खराबियाँ समझते हैं, फिर विटनेस से वो डराते धमकाते हैं, और सालों बाद अगर जब बारी आती है तो फिर वो केस में जान नहीं रहती, फिर वो लोग बॉयकॉट हो जाते हैं। ख्वाजा खालिद फारूक साहब, आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा खालिद फारूक साहब आपके वक्त के लिए। साबिक IG ख्वाजा खालिद फारूक हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि CCPO लाहौर की मुखालिफत क्यों की जा रही है। खासतौर पर एक निजी टॉर्चर सेल का मामला है, एक SHO की वीडियो सामने आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों के साथ CCPO लाहौर के दफ्तर के बाहर खुदकुशी कर लेंगे, खुदसोजी कर लेंगे। क्या मामला उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सानेहा मोटरवे ज्यादती केस एक दिलखराश वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन सिर्फ मजम्मत करने से तो कुछ नहीं होगा। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के अंदर भरपूर तकारीर की गई, सियासी बयानात दागे गए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की गई। आज सेनेट का भी इजलास हुआ और सेनेट में भी ऐवान बाला में भी सेनेटर्स की तरफ से कुछ ऐसी ही रविश देखी गई। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हमने ये देखा कि चंद ही सेनेटर्स कुर्सियों के ऊपर विराजमान थे और उस वक्त भी इजलास चल रहा था। इस पर भी एक पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की तरफ से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, हुकूमती बेंचेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। बिनते हवा की इस्मत दरी की गई है, लेकिन मुकामी अफसोस है
अफसोस का मकाम है कि जिस तरह से सियासतदान इसके ऊपर बिहेव कर रहे हैं, एक इनसेंसिटिविटी का मुजाहिरा किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज जिस वक्त ऑपोजिशन लीडर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ऐवान में पहुंचे, कौमी असम्बली में पहुंचे, तो उन्होंने ये कहा कि ये वाकया क्योंकि मोटरवे पर हुआ है और ये लाहौर सियालकोट मोटरवे है और ये वाकया वहां पर रूनुमा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मोटरवे साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में बनाई गई है। इस हवाले से लीडर क्या कह रहे थे, वो जुमला अदा कर रहे थे जो शायद इस मौके की मुनासिबत से नहीं कहना चाहिए था। क्या कह रहे थे, जरा उसकी झलक आपको दिखाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए। सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया, ये मैं समझता हूं कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। ये लाख तख्तियां लगाते फिरे हर जगह, मगर पूरी कौम जानती है खिदमत के अजीम मंसूबे किस दौर में लगाए गए कि इसका पूरा क्रेडिट ये मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को जाता है और मुस्लिम लीग नून को जाता है और उनकी टीम को जाता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब का वो जुमला आपने सुना, लेकिन उसके बाद अभी उनका एक ट्विटर पैगाम आया है और अपनी ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा है कि वो इसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगते हैं। यानी उन्होंने इस पर माजरत का इजहार किया है कि जो उन्होंने कहा गुज़श्ता रोज़ जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया शायद उसको समझा नहीं गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस बयान पर माफ़ी मांग ली है। लेकिन कुछ ऐसा ही जुमला इस वाक़े के तकरीबन 1 से 2 रोज़ गुजरते हैं, शहजाद अकबर साहब जो मुशीर दाखिला हैं वो आते हैं CCPO साहब के साथ, सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हैं। एक ऐसा मौका जिस पर सियासत जेब नहीं देती है, उस मौके पर भी सहाफ़ियों से ये फरमाइश करते हैं कि इस मौके पर सियासी सवाल किया जाए। शहजाद अकबर साहब जो मुशीर दाखिला है CCPO के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह का रवैया इख्तियार रखे हुए थे, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। ये मामला किसी भी तौर पर सियासत का मुताहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने माफ़ी मांगी है अपने उस लहजे के ऊपर, क्या मुशीर दाखिला शहजाद अकबर भी माफ़ी मांगेंगे जिस तरह CCPO माफ़ी मांग चुके हैं। बारकैफ अब इन मामलात से आगे निकलना होगा और अखलाकी मुजाहिरा भी करना होगा। इस तमाम तर मामले के ऊपर थोड़ा सा इंसानी हमदर्दी का मुजाहिरा भी करना होगा और हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, यूनानिमसली तमाम तर कोशिशें लगानी होगी कि मुल्ज़िमान अपने अंजाम को पहुंच सकें। उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, सफ़ेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे, कोई तो आए नई रुतों का प्याम लेकर, अंधेरी रातों में चांद बुनना कोई तो सीखे। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।